Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Rabindranath Tagore's concept of education. ये आर्टिकल हेल्पफुल हो सकता है एसे राइटिंग में, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के लिए एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आप जानते ही हैं, बट फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। बंगाली पोएट एसेंशियली, नॉवेलिस्ट, आर्टिस्ट, पेंटर, एजुकेशनल थ्योरिस्ट, तो मतलब वर्सेटाइल पर्सनालिटी रही थी उनकी। उन्होंने ही नेशनल एंथम ऑफ इंडिया भी कंपोज किया है और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इन लिटरेचर इन द ईयर 1913 फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि, एंड दैट मेड हिम द फर्स्ट इंडियन एंड अ नॉन यूरोपियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज। उनको ब्रिटिश नाइटहुड भी एक सम्मान, ऑनरेबल आप कह सकते हैं, रिकॉग्निशन ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था 1915 में, जिसको कहा जाता है ब्रिटिश नाइटहुड। बट उन्होंने इस ब्रिटिश नाइटहुड को रेनाउंस कर दिया, रिफ्यूज कर दिया इन द ईयर 1919 इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मसाकर। ये तो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लेकर के। इस आर्टिकल की अगर बात की जाए कि इसमें क्या बात की गई है, तो मेनली उनके कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एजुकेशन, कि कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसको लेकर के बातचीत की गई है। ये आर्टिकल आया किस कॉन्टेक्स्ट में है वो भी देख लीजिए। ऑन द ओकेजन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर्स डेथ एनिवर्सरी, तो आज के दिन 7th अगस्त इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, पुण्यतिथि। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे उनके एजुकेशन को लेकर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बट उसमें जो की आइडिया है वो यहीं पे प्रेजेंटेड है। यहीं पे थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर आगे इसको डिटेल में देखेंगे। इन हिज फर्स्ट पब्लिक लेक्चर that he delivered in year 1892, titled Vicissitudes of Education, he talked about the utilitarian bias of education system, जो मैं एथिक्स क्लास में बार बार कहता रहता हूँ। प्लीज ट्राई टू कनेक्ट इट विद दैट, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एजुकेशन को जब हम उसके यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं, वही होता है एजुकेशन को ट्रीट करना एज एन इंस्ट्रूमेंट, कि इससे हमें मिलेगा क्या, उसकी यूटिलिटी क्या है, और हम फिर एजुकेशन को एक जरिया देखने लगते हैं नौकरी पाने का। और यहाँ जाकर के फिर एजुकेशन जो है वो फेल हो जाता है इन शेपिंग आवर पर्सनालिटी। एजुकेशन बिकम्स बोरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटेरियन बायस या इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, दैट इज वाई इट बिकम्स टोटली जॉयलेस, एंड सेकेंड इट फेल्स टू शेप आवर कैरेक्टर, इट डज नॉट ultimately help in making us a thinking being, which is the ultimate aim of education। तो ये उन्होंने बिल्कुल अपने पहले ही लेक्चर में इस प्रॉब्लम को डील किया, यूटिलिटेरियन बायस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को एक यूटिलिटी की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह देखना ही एक प्रॉब्लम है। और उनके एजुकेशन सिस्टम का अगर व्यू हम देखें तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ रोट लर्निंग कराई जाती है, एग्जामिनेशन को पास करने पे फोकस किया जाता है, और इस कारण से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जो है स्टूडेंट्स के अंदर नहीं डेवलप होती है। और ये आइडिया तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यूटिलिटेरियन बायस एंड टोटल जॉयलेसनेस इन एजुकेशन। ये उन्होंने बिल्कुल अपने पहले पब्लिक लेक्चर में इस आइडिया को हाईलाइट किया। और ये जो यूटिलिटेरियन बायस है, दैट इज the reason behind we seeing education as an instrument, not realizing its intrinsic values, की अपने आप में महत्व है। तो जॉन डेवी, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग गुड लाइफ, एजुकेशन इटसेल्फ इज गुड लाइफ। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सोचने समझने की ताकत है, और वो अपने आप में अच्छी बात है। ये मत सोचिए कि उससे और क्या मुझे अच्छा मिल सकता है, बट दैट वी फेल टू अप्रिशिएट बिकॉज ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, एंड वी एम्फेसाइज ऑन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ एजुकेशन and do not appreciate its intrinsic value, and that is the main reason behind ignorance या dogmatism,
जो सुपरस्टिशियस थॉट प्रोसेसेस हैं समाज के अंदर, उसके पीछे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर जिम्मेदार है। और एजुकेशन सिस्टम के फेलियर के पीछे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स या टीचर जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं समाज की अंडरस्टैंडिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो वीक। एजुकेशन का मकसद होना चाहिए कि वो होलिस्टिक हो और वो एक इंडिविजुअल के ऑल राउंड डेवलपमेंट में मदद करे। स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक एजुकेशन भी होना चाहिए। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज कंफ्यूजेस इंटेलेक्ट व्हाइल एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू ट्रू सोल। अगर वाकई तौर पे एजुकेशन हमें मिले तो फिर हमारा जो होगा एम्पावरमेंट होगा, दैट वुड बी एम्पावरमेंट ऑफ आवर सोल। बट हम लोग जो कर रहे हैं इन द नेम ऑफ एजुकेशन, दैट इज रोट लर्निंग एंड दैट इज कंफ्यूजिंग आवर इंटेलेक्ट। उसके अलावा उनका जो एजुकेशन को लेकर के व्यू था वो इंटरनेशनल व्यू था। वो किसी भी एक पर्टिकुलर देश या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फिलोसोफर्स, थिंकर्स या साइंटिस्ट के ओपिनियन तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते थे। ही वांटेड कि एजुकेशन का एक कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर डेवलप हो, जहां पे दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। और इसी आइडिया से गाइडेड होकर के उन्होंने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाया, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में 1921 में। बाद में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया 1951 में। यहाँ पे अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल जैसे पौष मेला, बसंत उत्सव मनाए जाते हैं, जहाँ देश विदेश से एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट्स, लॉरेट्स को बुलाया जाता है ताकि एक इंटरनेशनल कॉस्मोपॉलिटन व्यू रिगार्डिंग एजुकेशन डेवलप हो। ये था उनका आइडिया अबाउट एजुकेशन सिस्टम। और इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज इन स्ट्रॉन्ग फेवर ऑफ मदर टंग लर्निंग। देखिए, किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ाई करने से क्या नुकसान होता है। सिर्फ अंग्रेजी में अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप इंग्लिश राइटर्स को पढ़ेंगे, इंग्लिश फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो बायस्ड राइटिंग करेंगे, उनकी बायसनेस को हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम दूसरे राइटर्स, दूसरे सोसाइटी और कल्चर के फिलोसोफर्स को ना पढ़ें। इसलिए सबका अपने अपने मदर टंग में भी पढ़ाई करना जरूरी है और दूसरे लैंग्वेजेस को भी जानना जरूरी है ताकि हम किसी भी बायस से बच पाए। उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द आइडिया ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को लेकर के हम कॉन्सेप्ट्स कुछ दिनों पहले भी देख रहे थे न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही, जहाँ पे एक कोट मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन you educate a family and ultimately you educate the society because women are more close to their children। तो पूरे परिवार को वो एजुकेट कर सकती हैं। मेन आर इन जनरल इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो बच्चों के साथ समय बिताने का उनको समय बिताने का मौका कम मिलता है। बट विमेन जो है उनके एजुकेशन से पूरा समाज जो है वो एजुकेटेड हो सकता है। दैट इज वाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी एम्फेसाइज्ड ऑन विमेन एजुकेशन। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जब हम बात कर रहे थे तो एक उससे रिलेटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने लिविंग हेरिटेज का टैग दिया है। यूनेस्को क्या है हम तो देख ही चुके हैं हाल फिलहाल में। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो हेरिटेजेस, धरोहर को पहचानती है, चाहे वो कल्चरल हो, नेचुरल हो या इंटेंजिबल हो। लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल तरीके के हेरिटेज की तरह रिकॉग्निशन मिला है, लिविंग हेरिटेज। लिविंग हेरिटेज मतलब एक ऐसी धरोहर, एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंटिटी जो ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कई जनरेशन से कंटिन्यू कर रही है। बट लिविंग हेरिटेज मतलब इट इज स्टिल फंक्शनिंग। कई सारे ऐसे हेरिटेजेस हैं जो पहले महत्वपूर्ण थे लेकिन अब फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बट यूनेस्को ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज की तरह रिकॉग्नाइज किया है, हेरिटेज विच इज स्टिल फंक्शनिंग। तो ये एक यूनिक सा टैग है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसी टॉपिक के बेसिस पे, एजुकेशन के सिग्निफिकेंस के बेसिस पे महात्मा गांधी का ये कोट यूपीएससी ने मेंस एग्जाम में पूछा था एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में। एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। आप इसको अटेम्प्ट करें जो डिस्कशन हमने किया है। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आइडियाज एजुकेशन को लेकर के काफी मिलते जुलते हैं। बोथ सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, बोथ सपोर्टेड द आइडिया कि एजुकेशन का मकसद होना चाहिए थिंकिंग बीइंग डेवलप करना, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग। तो उसी आइडिया के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एज वेल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्राइसिस इन बांग्लादेश, पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश, जिसके बारे में हमने कल देखा। But this crisis can be an opportunity for apparel sector in India.
तो बांग्लादेश क्राइसिस से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उससे रिलेटेड तो कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। उससे क्या पॉसिबल थोड़े बहुत फायदे हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। तो ये आर्टिकल में यही चर्चा की गई है कि हमारे अपैरल सेक्टर को फायदा हो सकता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, बांग्लादेश इज अ लीडर इन अपैरल सेक्टर। अपैरल होता क्या है? तो हर एक वो चीज जो हम अपने बॉडी को के ऊपर पहनते हैं वो सब अपैरल का हिस्सा हो सकता है। जैसे कपड़े हो गए या फुटवेयर हो गया, ऑल सच एंटिटीज आर पार्ट ऑफ अपैरल सेक्टर। तो बांग्लादेश इस अपैरल सेक्टर में तो वर्ल्ड लीडर है। एक्सपोर्ट की अगर खासकर बात की जाए और उसमें भी रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए तो बहुत सारा रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश के अंदर तैयार होता है और उसको एक्सपोर्ट भी वो करते हैं। अगर वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ लास्ट ईयर उसका डेटा देखा जाए तो बांग्लादेश का जो भी एक्सपोर्ट है उसमें से 70% एक्सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग रेडीमेड गारमेंट्स का ही करते हैं। और अगर उनके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात की जाए यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट की बात की जाए तो उसका 85% शेयर जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है। सरल भाषा में कहें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी और उसमें एक्सपोर्ट जिससे उनकी फॉरेक्स अर्निंग होती है उसमें अपैरल सेक्टर का काफी योगदान है। अपैरल में भी स्पेशली वो लोग रेडीमेड गारमेंट्स बहुत ज्यादा बनाते हैं और यही कारण है कि मेनली बिकॉज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश का शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज अबाउट 3.2% विच इज क्लोज टू दैट ऑफ इंडिया शेयर। अब आप सोचिए भारत और बांग्लादेश की इकोनॉमी में कितना अंतर है, बट एक्सपोर्ट में वो अपैरल सेक्टर के कारण मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में वो भारत के करीब आ जाता है। इनफैक्ट सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत से ज्यादा कर रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन रेडीमेड गारमेंट। तो सीधा सीधा इससे पता लगता है कि बांग्लादेश इज अ वर्ल्ड लीडर इन अपैरल सेक्टर स्पेशली रेडीमेड गारमेंट। 70% ऑफ इट्स ओवरऑल एक्सपोर्ट इज इन रेडीमेड गारमेंट्स एंड वर्ल्ड एक्सपोर्ट का 3.2% बिलोंग्स टू बांग्लादेश थैंक्स टू इट्स रेडीमेड गारमेंट सेक्टर। लेकिन ये जो करंट क्राइसिस हो रही है बांग्लादेश में इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर पे तो पड़ेगा ही। हाल फिलहाल में उनके जो अपैरल सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, वो तो बंद हो गई हैं। अब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि भारत का कोई इंटेंशन नहीं है बांग्लादेश के इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का फायदा उठाने का। बट बांग्लादेश चूंकि एक लीडर है अपैरल सेक्टर में तो अपैरल सेक्टर में एक सप्लाई शॉक तो आएगा ही वर्ल्ड इकोनॉमी में एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म, और भारत इस सप्लाई शॉक को फिल करने की कोशिश करेगा। जल्दी ही बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ओपन होगा बट शॉर्ट टर्म में देयर विल बी सम शॉक्स, सम टर्बुलेंस एंड इंडियन अपैरल सेक्टर मस्ट ट्राई टू फिल द गैप। बट भारत के लिए एक समस्या कहां से आएगी इस गैप को फिल करने में? वो आएगी वियतनाम से, क्योंकि वियतनाम की इकोनॉमी भी बांग्लादेश की तरह ही अपैरल सेक्टर में काफी डेवलप्ड है और वियतनाम की इकोनॉमी आप कह सकते हैं इस मामले में ज्यादा एफिशिएंट है कि वो जो शॉर्ट टर्म में जो डिमांड बढ़ी है उसको फुलफिल कर पाए। क्योंकि भारत के अंदर जो हमारा अपैरल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वो अपने डोमेस्टिक ऑर्डर्स को ही पूरा करने में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड है, सैचुरेटेड है। तो इतना जल्दी टर्न अराउंड करना वर्क फोर्स और ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को ताकि हम इस शॉर्ट टर्म में क्रिएट हुए वैक्यूम को फुलफिल कर पाए वो थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर जितना भी हम इसको कर पाएंगे उतना ज्यादा शॉर्ट टर्म में एडवांटेज है भारत के लिए। फॉरेक्स रिजर्व अर्निंग में भी एडवांटेज है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे में भी भारत लैग कर रहा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। इससे हमें फॉरेक्स अर्निंग भी होगी, ट्रेड डेफिसिट को भी हम लोग कट डाउन कर पाएंगे एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। अब अपैरल सेक्टर को बूस्ट करने से फायदा क्या होगा? देखिए, अपैरल सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देखिए, या तो इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, नहीं तो कैपिटल इंटेंसिव होती है, स्किल इंटेंसिव होती है। कैपिटल इंटेंसिव एंड स्किल इंटेंसिव एक साथ ही होगा। मतलब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियां जहां पे हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं वो हो गए कैपिटल इंटेंसिव एंड स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। और जहां पे लेस कैपिटल, लेस टेक्नोलॉजी
इंक्लूडेड होता है, वहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ऐसे इंडस्ट्री को कहा जाता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो अपैरल सेक्टर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और यही कारण है कि अपैरल सेक्टर में अगर बूस्ट आएगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे देश के अंदर बढ़ेगा और जो हमारे देश की इकोनॉमी की एक समस्या है जॉबलेस ग्रोथ या लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है इफ देयर इज बूस्ट इन apparel sector at least for the time being, considering that it is a labor intensive industry. इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे ये फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फिजिक्स ऑफ प्रेशर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। द हिंदू न्यूज़पेपर में इस तरह के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। आजकल एपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों में ही आप देख रहे हैं कि साइंस रिलेटेड सवाल काफी आते रहते हैं, तो इस कारण से इस सेगमेंट को कवर करने से फायदा मिल सकता है। देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप पहले से जानते ही होंगे बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेशर के बारे में देखते हैं। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स ओवर एन एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज नोन एज प्रेशर। जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ओवरऑल जो हमने फोर्स लगाया इनका रेशियो जो होगा उसे कहा जाएगा प्रेशर। प्रेशर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस देखिए। प्रेशर का एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग अगर कोई ब्लंट नाइफ से कुछ काटने की कोशिश करते हैं तो नहीं कटता है, जबकि वही शार्प नाइफ से अगर काटने की कोशिश करते हैं तो वो चीज कट जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में भले आप फोर्स सेम लगा रहे हो, लेकिन एरिया यहाँ कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, और एरिया यहाँ कम होने के कारण फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो है दैट इज प्रेशर, वो ज्यादा पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण ये सामान कट जाएगा अच्छे से बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। वहीं यहाँ पे फोर्स सेम होने के बाद भी एरिया चूंकि ज्यादा है, इस कारण से वो प्रेशर कम पड़ेगा, और प्रेशर कम पड़ेगा तो इसको काटने में तकलीफ होगी। सेम थिंग यहाँ आपके न्यूज़पेपर में भी ऐसे द हिंदू में ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने उंगली के ऊपर एक बुक को रखें या अपने पाम के ऊपर एक बुक को रखें, पाम के ऊपर उसी बुक को रखेंगे तो आपको कम तकलीफ होगी, लेकिन अगर अपने एक फिंगर के ऊपर उस बुक को रखेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी क्योंकि फिंगर का एरिया कम है, यू विल फील लार्जर प्रेशर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर, फोर्स, एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज प्रेशर। आप प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज फोर्स स्प्रेड ओवर एन एरिया इज प्रेशर। पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने वाला जो यूनिट है वो है पास्कल। अभी अगर एक पास्कल देखा जाए कि एक पास्कल होता कितना है, तो वो अमाउंट काफी कम होता है, इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। जो हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो हम बैठे जहां हैं, हमारे ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, हवाएं हैं, उन हवाओं का भी तो दबाव पड़ रहा होगा हमारे ऊपर। हम जहां बैठे हैं आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारे सर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। जो हवाएं हैं वो फ्लूइड है एक तरीके से, और उनका ओवरऑल जो वेट है वो हमारे सर के ऊपर तो पड़ ही रहा है। तो दैट विल अप्लाई ओवरऑल फोर्स, एंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल बी प्रेशर। तो मान लीजिए कि ओवरऑल सारा जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सबको मिलाकर के हवा का कॉलम ये है। ओवरऑल ये हवा एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया पे कितना दबाव प्रोड्यूस कर रहा है, जो फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दिया, तो दैट विल बी नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लगभग 1 लाख पास्कल इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि सरल भाषा में कहें तो हवा जो हमारे सर के ऊपर या जमीन के ऊपर दबाव दे रही है, वो अगर पास्कल में बात की जाए तो उसको वो 1 लाख पास्कल के आसपास होगा। उसको अगर उसके लिए दूसरा टर्म इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया गया प्रेशर इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि मैंने इस इमेज की मदद से बताया, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं वो भी जरा समझ लेते हैं। इसको मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ ए मर्क्यूरी बैरोमीटर। एक मर्क्यूरी लिया गया, मर्क्यूरी को एक आप कह सकते हैं ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में भरा गया, साथ ही साथ एक कंटेनर में मरकरी को भरा गया ऐसे।
और ग्लास ट्यूब वाला मरकरी को लेकर के उस कंटेनर वाले मरकरी में इन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे इन्वर्ट किया गया कि यहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाए, यहाँ पे कोई हवा ना हो। अब जरा सोचिए, एक तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ इस मर्क्यूरी के सरफेस के ऊपर, दूसरे तरफ यहाँ पे ये जो लिक्विड मर्क्यूरी है ये प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर तो बराबर होगा, क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड लेवल एक है, तो प्रेशर बराबर है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है उतना प्रेशर इतना हाइट ऑफ मर्क्यूरी लगा रहा है। एटमॉस्फेयर चूंकि रेयर है, मतलब उसकी डेंसिटी कम है, मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेयर की इतनी सारी हाइट के बदले में मर्क्यूरी का बस इतना हाइट जो है वो उतना एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर का प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे काम करता है वो हम इस इमेज की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी भरा, एक कंटेनर में मर्क्यूरी भरा। मर्क्यूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल, और मर्क्यूरी पे हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और एक तरफ से मर्क्यूरी लिक्विड का प्रेशर। ये जो मर्क्यूरी लिक्विड की हाइट है, इसकी प्रेशर और हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों बराबर हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी। तो कभी कभार आप सुनते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब आप सोचेंगे कि सर प्रेशर तो पास्कल में मेजर होता है, ये हाइट में, मिलीमीटर तो हाइट का यूनिट है, तो हाइट में कैसे प्रेशर मेजर हो रहा है? हाइट में प्रेशर मेजर होता है विथ हेल्प ऑफ दिस बैरोमीटर। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मोटा मोटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है, विच इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल, मोटा मोटा। तो इस तरीके से मर्क्यूरी बैरोमीटर की मदद से प्रेशर मेजर करने की कोशिश की जाती है, एंड विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ हाइट, मिलीमीटर, या लेंथ आप कह सकते हैं, विच इज मिलीमीटर। अब ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है? ब्लड प्रेशर वाली मशीन कैसे काम करती है? तो ब्लड प्रेशर वाली मशीन का नाम है स्फाइग्मो मैनोमीटर। ये कैसे काम करता है जरा देखिए। स्फाइग्मो मैनोमीटर में हमारे आर्म के अराउंड एक कफ ऐसे लगाया जाता है, अपर आर्म में, और मुख्य कोशिश ये होती है कि हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर जो वो आर्टरीज, अब हमारे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो हमारे आर्टरीज के वॉल्स के ऊपर भी तो प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगा रहा होगा पर यूनिट एरिया। और वो फोर्स मेनली क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ आवर हार्ट। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो फोर्स थोड़ा बढ़ता है आर्टरीज में, जब हार्ट रेस्ट करता है तो प्रेशर थोड़ा घटता है आर्टरीज के अंदर। तो जब भी हार्ट पंप करेगा ब्लड को, हमारे आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और ये स्फाइग्मो मैनोमीटर की मदद से इसी प्रेशर को मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो एक तरफ ये इस तरीके का कफ लगा दिया गया हमारे आर्म्स के अराउंड, और फिर ये जो मशीन होता है इसके अंदर, पहले ओरिजिनली आप देखते होगे, आजकल तो ये आने लगा है डिजिटल मशीन, पहले आता था ऐसे मर्क्यूरी वाला मशीन जिसमें ऐसे हाइट बढ़ती थी फिर घटती थी। तो वो पंप कर करके जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है वो पहले मर्क्यूरी को ले जाता है 760 मिलीमीटर पे, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और फिर हमारे ब्लड आर्टरीज के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि देखा जा सके कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर है। फिर वो आप देखोगे कि जब वो पंप करके 760 मिलीमीटर पे ले जाता है, फिर वो घट के नीचे आता है और कहीं एक जगह रुकता है। तो जहां वो मर्क्यूरी की हाइट रुकती है वो होता है हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर का प्रेशर। और हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर नॉर्मली प्रेशर मान लीजिए कि 120/80 है जो स्टैंडर्ड माना जाता है, या 115/70 जो स्टैंडर्ड माना जाता है। ये 115/70 इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्करी, 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हाइट व्हेन आवर हार्ट इज पंपिंग द प्रेशर। तो या हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। तो व्हेन आवर हार्ट बीट्स, जब वो बीट करता है तो प्रेशर 120 या 115 के आसपास होता है। जो
बेसिकली 115 या 120 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इन द बैरोमीटर। वो ओरिजिनल वाले, वो पहले वाले में हाइट ऑफ द मर्क्यूरी दिखती थी, आजकल उसी को हमने क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया, सब कुछ इंटरनल कर दिया है। और जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है तो उस केस में फिर वो आ जाता है प्रेशर अप टू 70 या 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं ना, 120/80 या 115/70, दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ मर्क्यूरी, जिसकी मदद से प्रेशर मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो इससे एक और बात पता चल गई कि हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज नॉर्मली 1/6 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो दबाव है और हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर जो दबाव है उसमें अंतर है। एटमॉस्फेयर में जो दबाव है वो 760 मिलीमीटर के आसपास है ऑफ मर्क्यूरी, और हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर जो दबाव है वो 120 मिलीमीटर के आसपास है। तो 1/6 एटमॉस्फेरिक दबाव की तुलना में हमारे ब्लड आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर या दबाव है वो 1/6 है। कभी आपसे प्रीलिम्स में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मर्क्यूरी की जगह पे वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं इस स्फिग्मोमैनोमीटर। अब देखिए, वाटर का डेंसिटी तो मर्क्यूरी की तुलना में कम है, तो यही 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जितना प्रेशर लगाता है उसके जगह पे अगर हम वाटर इस्तेमाल करेंगे तो हमें 2 मीटर लिक्विड चाहिए होगा, 2 मीटर लिक्विड। और अब आप सोचिए, आप जगह जगह 2 मीटर लंबा एक इक्विपमेंट लेके चल रहे हैं जो काम 760 मिलीमीटर लंबे इक्विपमेंट से हो सकता है, तो कौन ज़्यादा कन्वीनियंट होगा? ऑफ कोर्स 760 मिलीमीटर वाला इक्विपमेंट। इसीलिए प्रेशर मेजर करने के लिए मर्क्यूरी वाला इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, नॉट वाटर वाला, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, एंड दैट इज वाई फॉर सेम प्रेशर वाटर विल रिक्वायर more height and that will make the equipment bigger and difficult to carry. The same प्रेशर कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ऊपर से लीड लगा दिया जाता है और उसको लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि नीचे से जब हम इसको हीट करते हैं तो स्टीम जो है वो निकलता है, बट स्टीम चूंकि एस्केप नहीं कर पाता, स्टीम यहाँ फंस के रह जाता है। तो जब स्टीम यहाँ बिल्ड होगा तो वो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर डेवलप करेगा। जब वो प्रेशर डेवलप करेगा तो इस लिक्विड का ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिक्विड का प्रेशर बन जाता है, और उसके बाद वो लिक्विड जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एस्केप करने लगती है। लेकिन अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जगह पे ये प्रेशर कुकर लगा दिया और उसको बंद कर दिया तो अब इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि स्टीम बढ़ा बट वो एस्केप तो कर नहीं पाया, तो वो स्टीम यहाँ फंस के रह जाएगा और वो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा। व्हेन देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन दिस लिक्विड सरफेस इनसाइड द प्रेशर कुकर, तो फिर अब आगे 100 डिग्री सेल्सियस पे जहां नॉर्मली वाटर बॉईल करता है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 120 130 होगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी कि पानी अब ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा इन द प्रेशर कुकर, देन इट विल बी ईजियर फॉर us to cook the food and we will be able to cook also in lesser time, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा है, 140-150 डिग्री सेल्सियस है, तो कम समय में ही हम खाना आसानी से पका पाते हैं प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो लिक्विड होता है उसकी टेम्परेचर हम लोग 120, 130, 140 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकते हैं। वहीं अगर ओपन लीड में अगर हम लोग पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक वार्म करें, हीट करें, तो उसके बाद वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेट होने लगता है। लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर 140-150 तक भी पानी का टेम्परेचर को लिया जा सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर। तो दैट इज द फिजिक्स ऑफ प्रेशर अप्लाइड इन स्फैग्मोमैनोमीटर या अप्लाइड इन प्रेशर कुकर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल हैंडलूम डे। This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view as well as GS paper 5 Assam issues point of view। देखिए 7 अगस्त यानी कि आज का दिन भारत में नेशनल हैंडलूम डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। भारत सरकार ने साल 2015 में पहली बार फैसला किया कि हम लोग नेशनल हैंडलूम डे हर साल मनाएंगे। 7 अगस्त इस तारीख की खासियत ये है कि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द ईयर 1905। यहाँ पे फैसला किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने कि हम लोग विदेशों से बने हुए सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर वहाँ के टेक्सटाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग देश की बने हुए टेक्सटाइल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी बने। तो यही था स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट को ही रिकॉग्नाइज करते हुए 7 अगस्त को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। और इस दिन को फिर जो हमारे देश के अंदर वीविंग कम्युनिटी है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब
हैंडलूम का खास रिलेशन है, सिग्निफिकेंस है असम के साथ। असम के अंदर अगर बात की जाए तो भारत का सबसे ज्यादा हैंडलूम असम के अंदर ही है। हैंडलूम मतलब हाथ से कढ़ाई बुनाई करने की जो कला है वो उसको कहते हैं हैंडलूम। तो एज पर फोर्थ हैंडलूम सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर आर 12.83 लाख वीवर्स इन असम एंड मोस्ट ऑफ देम आर विमेन। और इसी कारण से महात्मा गांधी ने जब असम विजिट किया तो ही रियलाइज्ड कि हैंडलूम सेक्टर का कितना सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है असम के लिए। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन असम। और इसी कारण से महात्मा गांधी ने कहा था असमीज वीमेन वीव ड्रीम्स ऑन देयर लूम्स। तो ये तो आप भी भली बात ही समझते हैं, यू नो इट वेरी वेल कि हैंडलूम सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस है असम की सोसाइटी या इकोनॉमी को लेकर के। अगर असम के अंदर अगर बात की जाए तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ओनली आफ्टर एग्रीकल्चर। बट हैंडलूम सेक्टर कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। हैंडलूम मतलब हाथ से कढ़ाई बुनाई करने की कला, इसमें लीगल प्रोविजन वीक है और इस कारण से जो हैंडलूम जो वीवर्स है उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक कानून लाया था कानून लाया गया था द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1985। इस कानून के हिसाब से 22 प्रोडक्ट्स वेयर टू बी रिजर्व्ड ओनली फॉर हैंडलूम वीवर्स। As per this law, 22 kinds of textile products were to be reserved only for handloom weavers, but later on this was watered down या diluted and the number of products were brought to 11. तो that is a problem, weak legal provision। एक तो number of products were reduced, plus जो रिजर्व्ड हैं भी उनको भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जिस कारण से हैंडलूम सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कंपटीशन फेस कर रहा है फ्रॉम पावर लूम। क्योंकि पावर लूम बिजली से चलने वाले जो मशीन्स हैं वो सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस कारण से वो ज़्यादा बिक रहे हैं और हैंडलूम सेक्टर इज फेसिंग चैलेंजेस। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून लाया गया वो भी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हैंडलूम का ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, काउंटर फीटिंग एंड इमिटेशन के भी प्रॉब्लम है। लोग पावर लूम्स के प्रोडक्ट को बना करके और उसको ऐसे मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे कि वो हैंडलूम है। तो काउंटर फिटिंग, नकली हैंडलूम प्रोडक्ट्स के भी प्रॉब्लम्स हैं, फेक प्रोडक्ट्स, लिमिटेड मार्केट एक्सेस, क्योंकि हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना होने के कारण मार्केट एक्सेस लिमिटेड हो गया है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज मिसिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैंडलूम सेक्टर इज फेसिंग स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम पावर लूम्स बिकॉज पावर लूम्स आर एबल टू प्रोड्यूस चीपर टेक्सटाइल्स एंड देयर कम्स द कंपटीशन। बट हैंडलूम सेक्टर को बचाए रखना जरूरी है फॉर टू रीजंस। असम में खासकर कल्चरल सिग्निफिकेंस एज वेल एज विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हैंडलूम में मोस्टली विमेन आर इंगेज्ड इन असम और पार्ट टाइम उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन जाता है हैंडलूम सेक्टर, जिससे विमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी क्रिएट होती है। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है, बेहतर टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट इन हैंडलूम सेक्टर। प्रॉपर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म लाना चाहिए ताकि ये जो काउंटर फिटिंग है, नकली हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, उसके प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होगी ताकि हैंडलूम सेक्टर को ज़्यादा ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिले और सरकार थोड़ा सा प्राइस सब्सिडी भी दे सकती है कि अपने तरफ से, जैसे ये प्रोडक्ट हुआ 500 रुपये का, लेकिन बोले कि मार्केट में आप सिर्फ 300 रुपये में बेचिए, 200 रुपया हमारे तरफ से आप प्राइस सब्सिडी ले लीजिए। इससे क्या होगा कि हैंडलूम सेक्टर भी प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और इससे विमेन एम्पावरमेंट को भी फायदा मिलेगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म भी लाया जा सकता है खासकर आसाम के अंदर। आसाम सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर जो भी हम देखते हैं कि गमोसा का इस्तेमाल किया जाता है एक रिस्पेक्ट देने के लिए टू द डिग्नेटरीज, तो वहाँ पे इस तरह के जो भी टेक्सटाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हैंड वुवेन ही होने चाहिए, हैंडलूम से ही लिए जाने चाहिए और वो भी असम के अंदर जो विमेन हैंडलूम में लगी हैं उनसे प्रोक्योर करेंगी असम सरकार की एजेंसी से। ये गोल रखा गया है स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव में कि सीधा सीधा इन हैंडलूम सेक्टर में engaged women से government agencies of Assam will procure such gamosas and other textile products which are to be used in government functions, and it is expected कि about 4.8 lakh female weavers are benefiting from this स्वनिर्भर नारी initiative। गमोसा को GI टैग दिया गया है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े।
असम सरकार ने, खासकर हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने रिक्वेस्ट किया है सब लोगों को कि आप गमोसा का जब भी इस्तेमाल करें तो हैंडलूम गमोसा का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ना कि पावरलूम का। सरकार कोशिश कर रही है कि द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रोडक्शन एक्ट ऑफ 1985 को स्ट्रिंजेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। सुआलकुची सिल्क को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए, उसकी अलग रिकॉग्निशन बनाने के लिए उसको अलग से ट्रेडमार्क दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू सपोर्ट द हैंडलूम सेक्टर इन असम। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बस गलत है। शेख मुजीबुर रहमान का जो टेनियर हो उसमें काफी सारे टर्बुलेंस थे। लाइव स्टॉक फार्मिंग को लेकर के पहला स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा गलत है। और यहाँ पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर वुड बी 2 ओनली। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी से रिलेटेड पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।